एक वक्त था जब मोबाइल फोन का दूसरा नाम ही नोकिया हुआ करता था। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे मोबाइल की दुनिया का ये बेताज बादशाह अर्श से फर्श पर आ गया। ये कहानी किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि कैसे बड़े से बड़ा साम्राज्य भी बिखर सकता है। जरा सोचिए, साल 2007 में दुनिया में बिकने वाला लगभग हर दूसरा फोन नोकिया का था। 49.4% मार्केट शेयर। ये सिर्फ एक दबदबा नहीं था, ये एक छत्र राज था। उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि नोकिया कभी फेल हो सकता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। सिर्फ 6 सालों के अंदर एक $150 बिलियन की कंपनी का मोबाइल बिजनेस महज $7.5 बिलियन में बिक गया। मतलब $140 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू बस हवा हो गई। ये कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे तेज और सबसे बड़े पतनों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? एक ऐसी कंपनी जिसके पास बेहिसाब पैसा, बेहतरीन टैलेंट और पूरी दुनिया में एक पहचान थी, वो इतनी बुरी तरह से कैसे ढह गई? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि नोकिया गिरा कैसे, पहले ये जानना जरूरी है कि वो उस शिखर तक पहुंचा कैसे था। उनके पतन को समझने के लिए उनके इस सुनहरे दौर को समझना बहुत जरूरी है। नोकिया की स्ट्रैटेजी अपने समय के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। जहां दूसरी कंपनियां 10 अलग अलग चीजों में हाथ डाल रही थीं, नोकिया का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पर था। और उनकी असली जीनियस थी मार्केट को समझना। उन्होंने हर बजट, हर जरूरत और हर स्टाइल के लिए एक फोन बनाया। उनके फोन इतने मजबूत होते थे कि लोग मजाक में उन्हें हथौड़ा बुलाते थे। और उनकी सप्लाई चेन इतनी जबरदस्त थी कि कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। सीधी सी बात है, उन्होंने हार्डवेयर का गेम जीत लिया था। और जानते हैं, यहीं उनकी कामयाबी के शिखर पर ही उनकी नाकामी के बीज बोए जा रहे थे। लगातार जीत ने कंपनी के अंदर एक खतरनाक घमंड पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि बस नोकिया का नाम ही काफी है। कुछ नया, कुछ बड़ा बनाने का जो जुनून था, वो बस मौजूदा चीज को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश में बदल गया। मतलब इनोवेशन की जगह ले ली ऑप्टिमाइजेशन ने। वो ये मान बैठे थे कि बाजार हमेशा वही चाहेगा जो नोकिया उसे देगा। और ये लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है कि वो कितने गलत थे। 2004 में जब उनका एक टच स्क्रीन फ़ोन 7710 मार्केट में नहीं चला, तो उन्होंने नतीजा निकाला कि लोगों को टच स्क्रीन चाहिए ही नहीं। सोचिए, भविष्य से आए इतने बड़े सिग्नल को उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां गलत फैसलों की एक पूरी सीरीज ने इस विशाल साम्राज्य को तोड़ना शुरू कर दिया। साल 2007, ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। एप्पल ने आईफोन पेश किया। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं था, ये इस बात की एक बिल्कुल नई परिभाषा थी कि एक फोन क्या हो सकता है। ये एक सॉफ्टवेयर क्रांति की शुरुआत थी, और नोकिया इस क्रांति को पूरी तरह से मिस करने वाला था। तो ये है सबसे जरूरी बात। भविष्य की लड़ाई इस पर नहीं थी कि कौन ज्यादा मजबूत फोन बनाता है। ये सोच की लड़ाई थी, फिलॉसफी की लड़ाई थी। नोकिया हार्डवेयर के पीछे पागल था, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, फिजिकल बटन। दूसरी तरफ एप्पल और गूगल समझ चुके थे कि फोन तो सिर्फ एक डिब्बा है, असली ताकत सॉफ्टवेयर में है, ऐप्स में है, उसके इकोसिस्टम में है। नोकिया अभी भी ईंटें बेच रहा था, जबकि उसके कॉम्पिटिटर डिजिटल दुनिया के दरवाजे बेच रहे थे। 2011 में हालात बदलने की एक हताश कोशिश में नए सीईओ स्टीफन एलॉप ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिन्होंने नोकिया के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पहला, उन्होंने अपने एक बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम मीगो को बंद कर दिया। फिर उन्होंने एंड्रॉयड को अपनाने से साफ मना कर दिया, जो तेजी से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन रहा था। और इसके बजाय उन्होंने पूरी कंपनी का भविष्य एक बिल्कुल नए और अनटेस्टेड प्लेटफॉर्म विंडोज फोन पर दांव पर लगा दिया। ये एक ऐसे घोड़े पर अपना सब कुछ लगाने जैसा था जो रेस में दौड़ भी नहीं रहा था। और बाजार का रिएक्शन वो फौरन आया। देखिए, मार्केट को सेल्स के नतीजों का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही विंडोज फोन डील की घोषणा हुई, नोकिया के शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स समझ गए थे कि ये एक बहुत ही खतरनाक फैसला है। कंपनी पर से भरोसा उठ चुका था। ये मशहूर लाइन सीईओ स्टीफन एलॉप के बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो से है। विडंबना देखिए, उन्होंने ये तो बिल्कुल सही पहचाना कि कंपनी गहरे संकट में है, लेकिन उनका हल आग बुझाना नहीं था। उनका हल था एक जलते हुए प्लेटफॉर्म से दूसरे पर कूद जाना, इस उम्मीद में कि शायद वो आग ना पकड़े। ये एक हताशा में उठाया गया कदम था जिसने अंत को और भी तेज कर दिया। तो इस पूरी कहानी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े बिजनेस सिद्धांत के बारे में है।
आखिर में नोकिया को टेक्नोलॉजी ने नहीं हराया, उसे उसकी अपनी संस्कृति ने हराया। उनके घमंड ने उन्हें आईफोन को नज़रअंदाज करने पर मजबूर किया। अपने पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अरबों डॉलर का निवेश किया था, उसे छोड़ न पाने की जिद ने उन्हें एंड्रॉयड अपनाने से रोका। और कंपनी के अंदर की लड़ाइयाँ और ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा लकवा पैदा कर दिया था कि वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी बड़े फैसले ले ही नहीं सके। वो अपनी पुरानी आदतों के कैदी बन गए थे। ये जो स्थिति थी, ये दी इनोवेटर्स डिलेमा का एक क्लासिक केस है। मतलब नोकिया अपने मौजूदा ग्राहकों को खुश करने में इतना बिजी था कि वो उन नई टेक्नोलॉजी को देख ही नहीं पाया जो भविष्य के ग्राहक बनाने वाली थीं। वो कल का खेल खेलने में इतने अच्छे थे कि उन्हें ये नजर ही नहीं आया कि आज तो खेल ही बदल चुका है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस एक चीज ने नोकिया को बादशाह बनाया, यानी अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर पूरा कंट्रोल रखना, वही उनकी बर्बादी का कारण बनी। वो अपनी बनाई हुई दीवारों की रक्षा करने में इतने माहिर हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाकी दुनिया एक खुली और कनेक्टेड दुनिया में जा चुकी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अंत में नोकिया की कहानी किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। अगर मार्केट में टिके रहना है तो खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, भले ही इसका मतलब अपने सबसे कामयाब प्रोडक्ट को ही पुराना बनाना क्यों ना हो। क्योंकि नोकिया का सबक साफ है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए ये जरूर कर देगा।